बार, क्या दिक्कत है भाई? तो इसलिए भैया आप लोग कम से कम करंट को, जो लोग 50 पर भी हैं उनके लिए बस एक उपाय है, कुछ करने का है, अभी से भी 50 में रहा तब भी हो जाए, उसका एक उपाय है कि करंट अफेयर की जो मैगजीन है साल भर की, घटनासार, घटना चक्र या फिर परीक्षा मंथन। एक चीज और है कि एक ही मैगजीन पढ़ें, राय है आपको कि मैगजीन जब भी पढ़े तो एक पढ़ें, आप परीक्षा मंथन पढ़े तो केवल परीक्षा मंथन पढ़ें, ये राय मेरा है। केवल घटना चक्र पढ़े तो केवल घटना चक्र पढ़ें, घटना सार पढ़े तो केवल घटना सार पढ़ें, क्योंकि 2-3 मैगजीन आप ले तो लेंगे पर रियलिटी यही होता है कि हम पढ़ नहीं पाते फिर, क्योंकि यही हो सकता है ना कि एक साल का घटना चक्र आया, घटना सार आया, परीक्षा मंथन आया, तो हो सकता है 2-4 करंट उसमें ज्यादा हो, 2-4 इसमें कम हो, तो 2-4 करंट के लिए पूरी किताब पढ़ जाना ठीक बात है? तो एक किताब आप लें और उसको बार बार पढ़ें। तो आप लोग करंट को कम से कम, जो लोग 80, 90, 100 ला रहे हैं उनके लिए भी करंट को कम से कम 10 से 12 बार, एक साल के करंट को आप क्या कर जाइए, 12 बार पढ़ जाइए। करंट एक ऐसा चीज है जो नया होता है, हम भी पढ़ेंगे तो हमको भी बार बार पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार में याद, करंट एक बार में याद नहीं होता भाई, बात क्लियर है। हिस्ट्री एक बार में याद हो सकता है, करंट एक बार में याद नहीं होता। तो करंट को कम से कम 10 बार पढ़िए आप। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री 57 की क्रांति से 47 तक को 10 बार पढ़िए आप। बड़ी मोटी किताब, उससे नहीं, स्पेक्ट्रम से नहीं, आप लूसेंट हो, क्राउन हो, नैनो हो, जो भी आपके पास एक किताब हो उसमें से फाड़ लीजिए उस पार्ट को। अब तीनों में से मत फाड़ लीजिएगा, कुछ लड़के हैं बड़े विद्वान, हिंदी मीडियम के बच्चों का अभी एक कमी होता है, एक ही विषय के 4-5 राइटर किताब रखेंगे कमरे में, एक ही विषय के 4-5 राइटर के, डी बसु भी है, लक्ष्मीकांत भी है, सुभाष कश्यप भी है, सब कमरे में है, पता नहीं पर तीनों में से एक भी पन्ना आज तक नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, मॉडर्न, जो लोग 50 नंबर लाए हैं उनके लिए बता रहा हूं, उनका भी पीटी इसी बार होगा, लेकिन कैसे होगा बता रहा हूं। 10 बार साल भर करंट को कम से कम 10 बार, आप कर सकते तो 20 बार कर जाइए, ताकि करंट के जो 30 सवाल है वो आपका गलती न हो, पहली बात। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से लेकर 47 तक को आप कम से कम 10 से 12 बार पढ़ जाइए, या तो लूसेंट है, क्राउन है या नैनो, तीनों में से फाड़ के अलग से कर लीजिए। तीसरा, जनरल साइंस, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अच्छे से करें, फिजिक्स भी कर सकते हैं पर उतना नहीं करना जरूरी है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से करें। अब वो भी लूसेंट में से ही फाड़ के अलग कर लीजिए और उसको जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़ जाइए, उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। इसके अलावा प्रीवियस पेपर से डेली, यदि आपका 50 नंबर आ रहा है तो 300 प्रश्न डेली बनाइए, यदि 50 नंबर आ रहा है तो 300 डेली, यदि 100 पार हो गए हैं तब 100 प्रश्न भी डेली बनाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन काहे काम चलेगा, कंपटीशन का जमाना है, हम क्यों शांत बैठे? अगर 50 नंबर वाला 300 बार 300 क्वेश्चन बनाएंगे तो हम 400 बनाएंगे, ये कंपटीशन आपके अंदर हो तो डेली 300 क्वेश्चन बनाएं। ये फाइनली बड़ा डोज दे रहा हूं, बड़ा इंजेक्शन बीमारी को दूर करने का, इस बार भी पीटी होगा, लेकिन डेली 300 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर, लूसेंट से फाड़ लेना है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री 57 से 47 तक का फाड़ लेना है क्या, बायोलॉजी केमिस्ट्री, और उसके बाद प्रीवियस पेपर 300 डेली, करंट अफेयर को 10 बार, आपका पीटी 100% होगा। लेकिन 23 तारीख तक इस कमिटमेंट के साथ चलना पड़ेगा। 23 तारीख मत चलिए, 23 को तो परीक्षा हो जाएगा, 22 तारीख को शाम 4 बजे पढ़ाई छोड़ दीजिए। हाँ, तो वही ट्रेन में मत पढ़िए मेरी तरह, ज्यादा पढ़ने वाले लोग कहाँ पढ़ते हैं ट्रेन में, तेज बच्चा कहाँ पढ़ता है ट्रेन में, जैसे मैं तेज बच्चा हूँ, है ना, तो कहाँ पढ़ा, ट्रेन में पढ़ा, तो गलत है। ट्रेन में पढ़ना अच्छी बात, ट्रेन में गाना उन्हें सुनते जाइए, रिलैक्स रहिए, फिल्म देखिए, है ना, अगर कहीं पर बात करके रिलैक्स होते हैं तो बात कर लीजिए, लेकिन रिलैक्स रहिए। 23 तारीख को 4 बजे के बाद बिल्कुल मन को क्या कर लीजिए, शांत, और 24 को जब पहुंचिए 12 बजे परीक्षा हॉल में, 12 बजे क्या, 23 को, सॉरी 23 को, याद नहीं था डेट। अरे अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं इसलिए तो बता रहा हूं, अच्छा टीचर हूं पर विद्यार्थी अच्छा नहीं हूं। तो भैया मैं बता रहा हूं आपको कि 23 तारीख को 22 से शुरू कीजिए रिलैक्स होने का काम, 4 बजे शाम से, और 12 बजे दिन को एकदम रिलैक्स रहिए। अब परीक्षा हॉल में ऐसे जाइए जैसे लगे रजनीश सर का टेस्ट दे रहे हैं, मिशन 50 का टेस्ट दे रहे हैं, आप ऐसा फीलिंग लाइए अपने अंदर, क्योंकि वहां पर ज्यादा टेंशन लीजिएगा ना तो 4-5 प्रश्न आने वाला भी गलती हो जाएगा। एकदम रिलैक्स रहिए। अगल बगल में जो बच्चा बैठा है वो सबको मानिए कि सब तो मेरे सामने चुज्जा है, कोई औकात नहीं है, मेरे सामने इन सब की कोई औकात नहीं है, रियलिटी है, मेरे सामने इन सब की कोई औकात नहीं है। मैं सबसे सर्वोपरि हूं, जो करूंगा पेपर उतना कोई नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस में रहिए। चलिए, बात है तो भी तो ताली बजा, है ना, चलिए कोई नहीं, ताली बजाइए। मैं तारीफ में तो बताएं, तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हाँ
थैंक यू, सबको धन्यवाद। चलिए, आप सभी का प्यार है कि मैं बेहतर कर पाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर दीजिए उसको। हो गया था लाइव क्या? ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, अब इससे ज्यादा टेक्निक क्या बताऊं। 50 वाले को भी जिंदा खड़ा कर दिया, है ना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, है ना। एक और लाइन बीच में, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। लाश भी क्या करे, हाथ हिलाते रहे, यानी कि 40 नंबर वाला भी हाथ पांव चलाता रहे, ऐसा नहीं कुछ सो जाए। विंड टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी आज दोनों खत्म कर देंगे, विंड टोपोग्राफी, ठीक है। चलिए, पवन निर्मित स्थलाकृतियां ध्यान से करिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, है ना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रसगुल्ला खाने का मन करता रसगुल्ला खाइए। विंड टोपोग्राफी, देखिए भाई, आप जानते हैं कि नदी हो, पवन हो, या हिमनद हो, या समुद्र की लहरें हो, टोपोग्राफी में हम पढ़ते हैं, सुन लो मेरी बात, लिखना बाद में। नदी निर्मित स्थलाकृति, पवन निर्मित स्थलाकृति, हिमनद से निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति और समुद्र की लहरों से निर्मित स्थलाकृति। अंग्रेजी में रिवर टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, ग्लेशियर टोपोग्राफी एंड ओशियन वेव टोपोग्राफी। कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, जो प्रश्न बीपीएससी में इस चैप्टर से आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि दे देगा इस तरीके से कि यारडांग किससे बनता है, ज्यूगेन किससे बनता है, रैपिड्स किसके बनता है, वाटरफॉल किससे बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर नदी बनाती है तो आंसर में नदी मार दीजिए, पवन बनाती है तो मार दीजिए पवन, भूमिगत जल बनाती है तो भूमिगत जल। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दे देगा यारडांग, वाटरफॉल, पॉट होल, इस तरीके से दे देगा, उधर दे देगा नदी, हिमनद, मिलाइए कौन किससे बनता है। इस तरीके क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी अगर पूछेगी क्वेश्चन, बीपीएससी नहीं पूछेगी तो फोटो दे देगा डायरेक्ट, 4-5 को बना के, बोले ये है क्या। अब आपका दिमाग टोपोग्राफी पे जा ही नहीं रहा है, आपका दिमाग जा रहा है आदि मानव पर, कि लग रहा है कि आदि मानव जो सर सदानंद सर बताए थे नियंडरथल मानव, उसका तो चित्र नहीं है ना। नदी उदी हवा हुआ कुछ ऐसा चित्र बना देता है कभी कभी कि वो लगता है मानव जैसा, है ना, इंसान जैसा, लेकिन नजदीक जाए तो पत्थर है। रात में डर के भाग गए, रात में अगर दिखाई ना दिया, कोई टीला भी रात में है ना, और कोई पहले से बोल दिया कि वहां कुछ आत्मा का वास है, और वहां टीला भी है, अब बोल दिया पहले से वहां आत्मा, तो आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां लगेगा कि वो आत्मा ही बैठे, और वो आत्मा उतना है नहीं, पत्थर है, टीला है। इसलिए कि बीपीएससी नहीं निकला जीवन काल में, तो भटक रहा है कहीं पेपर देने को फिर से मिल जाए। यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म होने के बाद इंसान आत्मा बन जाता है, और जब भी रिजल्ट आता है तो आत्मा की तरह भटकता है ना। जब इंसान के सपने पूरे नहीं होते तो क्या हो जाता है, हाँ, जीते जी आत्मा बन जाता है। चलिए, तो हर जितने भी एजेंट हैं, सुन लो ध्यान से, जितने भी एजेंट हैं वो सभी एजेंट 3 तरह के कार्य करते हैं। एक करते हैं अपर्दन के कार्य, एक करते हैं परिवहन के कार्य, और एक करते हैं निक्षेपण के कार्य। निक्षेपण के कार्य, ठीक है। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और निक्षेपण का मतलब डिपोजिशन। यानी 3 तरह के कार्य करते हैं। हवाएं 3 तरह के कार्य करते हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और
डिपोजिशन, 3 प्रकार के कार्य करते हैं। पवन कितने प्रकार के कार्य करते हैं? 3 प्रकार के। ये पवन ही नहीं बल्कि बच्चा इस तरह के कार्य नदियां भी करती हैं, इस तरह के कार्य नदियां भी करती हैं, इस तरह के कार्य हिमनद भी करते हैं, बोलना पीछे से, हिमनद भी करते हैं, इस तरह के कार्य भूमिगत जल भी करते हैं, इस तरह के कार्य समुद्र की लहरें भी करती हैं। कौन कौन करती है बोल दीजिए एक बार। इस तरह के कार्य नदियां, पवन, भूमिगत जल, समुद्र की लहरें और हिमनद, ग्लेशियर, ये सभी इस तरह के कार्य करते हैं। अपर्दन का मतलब होता है कटाव। अगर ये सभी एजेंट, ये सब क्या है? एजेंट हैं। ये सभी कौन है? एजेंट है। बात करिएगा, इधर देख लीजिए, ये सभी क्या है? एजेंट हैं। आप जानते हैं कि धरती पर पहले भी मैं चर्चा किया था, 2 प्रकार के बल होते हैं। धरती पर जो आप आकृति देखते हैं, धरती के ऊपर यदि आप कोई आकृति देख रहे हैं तो वो 2 तरीके के बल से निर्मित है, वो 2 तरीके के फोर्स से निर्मित है। कोई भी चीज बनता है फोर्स से, बिना फोर्स के कोई निर्माण हुआ है आज तक? जो भी निर्माण हुआ है जीवन में, दुनिया में, वो सब फोर्स से हुआ है। ये बिल्डिंग बना है तो बिना ताकत का नहीं बना है। इस बिल्डिंग में ईंट पत्थर ढोने में मेहनत लगा है, ताकत लगा है। तो जो भी निर्माण होता है उसके पीछे एक ताकत काम करता है, और ताकत जो होता है, धरती पर जो भी चीज आप देख रहे हैं वो एक ताकत से, एक फोर्स से निर्मित हुआ है। वो फोर्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वो फोर्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है इंडोजेनस फोर्स और दूसरा एक्सोजेनस फोर्स। इंडोजेनस मतलब अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल, एक्सोजेनस फोर्स। जब हम वोल्केनो पढ़ा रहे थे, भूकंप पढ़ा रहे थे, उस समय इस फोर्स की चर्चा मैंने की थी इसी क्लास में। हमको याद है, शायद आपको याद ना हो पर मुझे याद है। भैया 2 तरह के फोर्स धरती पर जो भी आप देख रहे हैं, नदी, पहाड़, मरुस्थल, आइलैंड, या जो भी आकृति आप देख रहे हैं, उन सब का निर्माण 2 तरह के फोर्स से हुआ है। कितने तरह के? 2 तरह के, इंडोजेनस फोर्स और एक्सोजेनस फोर्स। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी कि ऐसा फोर्स जो धरती के पताल से, धरती के अंदर से लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं इंडोजेनस फोर्स। भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब इंसानों के द्वारा निर्मित नहीं है। हवा चलती है तेज तो भूकंप नहीं आता, नदियां तेज बहती है तो भूकंप नहीं आता। भूकंप आने के कारण अंतर्जात बल है, अंदरूनी बल के फोर्स से भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है। ये सब किससे होता है? अंतर्जात बल, अंदर के फोर्स से। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ज्यादा फोर्स लगे, भूकंप जब अंदर का फोर्स ज्यादा हो, इंडोजेनस फोर्स बहुत ज्यादा हो, और उससे जब भूकंप आए तो भूकंप की तीव्रता भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अब भूकंप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बड़ा भूकंप आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? जमीन में दरारें पड़ जाएंगी, जमीन धंस जाएगा या जमीन उठ जाएगा। ऐसा आपने सुना होगा, भूकंप आने पर जमीन धंस जाता है, जमीन उठ जाता है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा आपने सुना होगा बड़ा भूकंप आता है तो। पटना में इस तरह कोई भूकंप अभी तक आया नहीं है। हालांकि बिहार बंगाल में भूकंप आया है ना, 1934 में, है ना। उत्तर बिहार में आया था भूकंप, 2015 में भी आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भूकंप बड़ा है तो जमीन में दरार पड़ता है। अब दरार पड़ेगा तो कुछ ना कुछ आकृति बनेगा, जमीन धंसेगा तो तालाब जैसा आकृति बनेगा, जमीन उठेगा तो पुल जैसा आकृति बनेगा। जैसे गुजरात में 1901 में, 2001 में नहीं, इधर भी भूकंप आया 26 जनवरी को, कच्छ और भुज में। एक बार 1901 में गुजरात में भूकंप आया था, आज से करीब 122 साल पहले, 120 साल पहले, सॉरी 120 साल पहले गुजरात में एक और भूकंप आया था कच्छ और भुज में। उस समय हुआ यह था कि कच्छ और भुज का एक बड़ा इलाका समुद्र में चला गया था, डूब गया था। पूरा बिल्डिंग लिए हुए रात के 12 बजे भूकंप आया था समुद्र में, और समुद्र का कुछ इलाका पानी से क्या आ गया था? बाहर आ गया था। समुद्र का कुछ इलाका पानी के बाहर आ गया। कुछ इतना बड़ा भूकंप था कि बिल्डिंग उल्डिंग सब समुद्र में, लोग नींद में होंगे तो कहां पहुंच गए होंगे? समुद्र में। और कुछ इलाका पानी से, समुद्र का अंदर का हिस्सा पानी के बाहर। तो जिनको तैरना आता था, जैसे पानी आया निकल गए बिल्डिंग से बाहर, और तैरते हुए उस बांध पे चले गए और बच गए वहां। क्योंकि पूरा इलाका मुस्लिम बेल्ट है, पूरा इलाका मुस्लिम बेल्ट है। तो लोगों ने कहा क्या कि अल्लाह ने भेजा है बांध बना के हम लोग को बचाने के लिए। तो नाम क्या पड़ दिया उसका? अल्लाह बांध। आज भी जाइएगा भुज में तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है वो, आपको गाइड ले जाएगा अल्लाह बांध पर घुमाने। गलती से दोबारा वही भूकंप ना आ जाए, तो डैम नीचे फिर वो सब बिल्डिंग बाहर, नहीं जैसा हो सकता है। समझ गए? तो बच्चा क्या समझा आपने? ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी भी फटता है अंदर के बल से। ज्वालामुखी फटेगा, लावा बाहर निकलेगा तो उससे भी कुछ निर्माण होगा।
लावा निकलेगा बाहर, तो लावा से बताया हूं ज्वालामुखी पठार बनता है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है, सुना है आप लोगों ने, बनता है ना। तो ये सब क्या होगा, धरती पर इन सब का जो निर्माण हो रहा है वो सब अंतर्जात बल से हो रहा है। यानी भूकंप और ज्वालामुखी में धरती के ऊपर जो आकृतियां बनेंगी उसे बोलेंगे अंतर्जात बलों से निर्मित स्थलाकृतियां। लेकिन बहिर्जात बल जो होता है वो धरती के अंदर से उसका कोई संबंध नहीं है। बहिर्जात के बल का मतलब होता है एक्सोजेनस फोर्स। इसका मतलब होता है कि धरती के ऊपर जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, पवन, हवा, पानी, हिमनद, भूमिगत जल, धरती के ऊपर जो चीज आपको दिखाई दे रहा है उनके द्वारा भी कुछ आकृतियां निर्मित की जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा जलप्रपात, जलप्रपात कौन बनाते हैं, नदी, है ना। आपने सुना होगा गोखुर झील कौन बनाती है, नदी। तो धरती के ऊपर जो आकृति बाहर के दिखाई देने वाले चीजों से बना है उसे बोलते हैं हम लोग बहिर्जात बल से निर्मित स्थलाकृति। लेकिन बहिर्जात बल में दो शामिल है, एक मानव निर्मित स्थलाकृति और एक प्रकृति निर्मित स्थलाकृति। नदी, पवन, हिमनद, भूमिगत जल और समुद्र की लहरें, ये सब एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं, बहिर्जात बल के। किसके एजेंट हैं, बहिर्जात बल के। इनको बोलते हैं प्राकृतिक बहिर्जात बल। लेकिन जब इंसान बनाता है कोई चीज तो उसे बोलते हैं, जैसे बांध, सड़क, धरती पर केवल नदी, केवल गोखुर झील दिखता है जी, धरती पर केवल पहाड़ और नदी दिखता है जी, नहीं, धरती पर सड़कें भी दिखती हैं। धरती पर आर्टिफिशियली नदी पर बांध दिखता है जी, नदी पर पुल दिखता है जी। ये सब किसने बनाया, मानव। तो बताओ अंतर्जात बल से निर्मित स्थलाकृति को कितने भाग में बांटेंगे, दो भागों में। इंडोजेनस फोर्स को कितने भागों में बांटेंगे, दो, भूकंप और ज्वालामुखी। और बहिर्जात बल को ही बांटेंगे दो, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। और प्राकृतिक को बांटेंगे पांच, नदी निर्मित, पवन निर्मित, भूमिगत जल निर्मित, हिमनद निर्मित और समुद्र की लहरों से निर्मित। मुझे लगता है समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ आपके डाउट ना बचे, लेकिन फिर भी अगर बचता है डाउट तो आप पूछने को स्वतंत्र हैं। आप पूछ लीजिए जो पूछना है। मतलब पूछा जाए कि धरती पर जो आकृति दिखता है उसमें कितने प्रकार के स्थलाकृति, दो, कौन कौन, मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित। मानव निर्मित में जो आप देखते हैं रोड, सड़क, पुल, ब्रिज, बांध, सब इसी में आ गया। और प्रकृति निर्मित में नदी, पवन। और जो प्रकृति वाला है भाई वो कितने तरह के कार्य करता है, तीन तरह के, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। समझ में आ गया। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग पवन निर्मित स्थलाकृति यानी विंड टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी। चलिए अब आप बोलिएगा कि सर अभी आपने कहा है कि अपर्दन मतलब कटाव। आप मुझसे पूछेंगे कि सर अपर्दन मान तो आप कटाव बोले सर, अभी तो बोले आप कटाव, तो सर हवा कैसे काट पाएगा किसी को। आप बोलेंगे कि सर यहां से बहुत तेज हवा बहेगी तो क्या छत कट के गिर जाएगा नीचे। हाँ, बिल्कुल सही। उसमें जो बालू उड़ेगा, जो सैंड पार्टिकल उड़ेगा, उसके साथ उस सैंड पार्टिकल उड़ा के हवा ले जा रही है, तो सैंड पार्टिकल जहां से उड़ा के ले जा रही है वो किसी पत्थर से सैंड टकराता हुआ जाएगा। तो जो बालू उड़ाकर हवाएं जिन बालू को, जिन सैंड पार्टिकल को उड़ाकर ले जाती हैं, ले जाने के क्रम में वही सैंड पार्टिकल किसी पत्थर से, किसी दीवार से टकरा कर उसको क्या कर देती है, घिस देती है। यानी कि हवा में अपर्दन करने का जो मेन एजेंट है वो कौन है, सैंड। क्या भैया, बालू। हवा अपने से अपर्दन नहीं कर सकती, हवा खुद से अपर्दन नहीं कर सकती। हवा में जो बालू के पार्टिकल मिला हुआ है, सैंड का जो पार्टिकल मिला हुआ है, वो पार्टिकल उड़ करके आता है और उड़ कर आने के बाद रास्ते में जो भी पत्थर मिलता है, चट्टान मिलता है, उसे रगड़ा करके जाता है, जिससे क्या होता है, वो घिस जाता है। घिस करके आकृति का निर्माण करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बात और बता दूं कि पवन निर्मित स्थलाकृति, हवा से निर्मित जो स्थलाकृति है वो जनरली मरुस्थल में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, डेजर्ट में। क्योंकि सैंड पार्टिकल कहां मिलेगा, ज्यादा सैंड पार्टिकल कहां मिलेगा, डेजर्ट में मिलेगा। और डेजर्ट में हवा की गति भी ज्यादा होती है, मरुस्थल में हवा की गति अधिक होती है, क्योंकि मरुस्थल में कोई निर्माण नहीं होता, ना कोई जंगल होता है, ना कोई पहाड़ होता है। ऐसे में क्या होता है, हवा को चलने के लिए कोई घर्षण, कोई फ्रिक्शन नहीं मिलता, जिससे मरुस्थल में हवाएं क्या चलती हैं, तेज।
आपने सुना होगा विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का प्लांट ज्यादातर डेजर्ट में लगाया जाता है या समुद्र के किनारे लगाया जाता है, सुना होगा आपने। विंड एनर्जी का प्लांट ज्यादातर, विंड एनर्जी मतलब हवा से बिजली पैदा करना, आप सुने होंगे हवा से भी बिजली पैदा होता है, विंड मिल लगाया जाता है, उससे बिजली पैदा होता है। तो हवा से बिजली पैदा करने वाला संयंत्र पटना में गंगा किनारे आप नहीं देखे होंगे। आप ज्यादातर कहाँ देखेंगे? गुजरात के कच्छ के रण में, आप राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर और आप गंगानगर में देखेंगे, या समुद्र के किनारे देखेंगे। आप सुने होंगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि हवाएं जमीन के तुलना में समुद्र में ज्यादा तेज चलती हैं। हवाएं जमीन के तुलना में समंदर में ज्यादा तेज चलती हुई, जमीन पर कई फ्रिक्शन है, कहीं बिल्डिंग है, कहीं पेड़ है, कहीं पहाड़ है, तो हवाएं टकरा टकरा कर उनकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन समुद्र में हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं। याद होगा आपको पढ़ाया था गरजता 40, प्रचंड 50, चिखता 60, रोरिंग 40, सुना होगा आपने, श्रिंकिंग 60, या फिर आपने सुना होगा क्राइंग 60 और एक फ्यूरियस 50, सुना है ना आप लोग? कुछ लोग उस क्लास में नहीं थे। फर्स्ट क्लास में कौन कौन था जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहे थे? तो एयर प्रेशर बेल्ट और विंड में पढ़ाए थे ना कि समुद्र में हवाएं ज्यादा तेज चलती हैं, किसके तुलना में? जमीन के तुलना में। इसीलिए विंड मिल कहाँ लगाया जाता है? विंड एनर्जी का प्लांट कहाँ लगाया जाता है? बोलो। समुद्र के किनारे, या फिर कहाँ? मरुस्थल में। मरुस्थल में भी हवाएं तेज चलती हैं। तो हवाएं काट छाट कहाँ करेंगी? जहां तेज चलेंगी। हवाएं काट छाट कहाँ करेंगी? जहां तेज चलेंगी। ठीक है, तो जो पवन से निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। पवन से निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियां वो कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। यहां तक क्लियर हो गया? तो पवन क्या करेगी? कैसे कटाव करेगी? बताओ कैसे कटाव करेगी? उसके साथ जो बालू उड़ के जाएगा उस बालू से क्या करेगी? वो कटाव करेगी, घर्षण करके कटाव करेगी। और दूसरा है एक और प्रक्रिया से वहां अपर्दन होता है। आप जाएंगे मरुस्थल में तो एक और प्रक्रिया है जिससे वहां अपर्दन होता है। कौन सी प्रक्रिया भैया? तो मरुस्थल में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा की बात नहीं है, मरुस्थल एक ऐसा जगह जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां मिलता है? डेजर्ट एरिया में। आप गर्मी में जून महीना में जाइए जोधपुर या जैसलमेर, दिन में आपको तापमान मिलेगा 48 से 50 डिग्री, और रात को 2 बजे अगर चाहेंगे जून में भी अगर नहाना आप कि थोड़ा सवेरे निकलना है, 4 बजे ट्रेन पकड़ना है और 2 बजे स्नान कर लें तो एक बार में पानी नहीं गिरा पाएंगे सर पे आप, इतना ठंडा, एकदम बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। जोधपुर जैसलमेर में हम गए हैं एक बार, तो वहां पर जोधपुर में रुके हुए थे होटल में, तो सुबह में हमको 4 बजे जाना था निकल करके, तो 2 बजे स्नान करना था हमको, तो 2 बजे स्नान करने में हमको हिम्मत नहीं हुआ कि स्नान कर लें, इतना ज्यादा ठंड लग रहा था। यानी टेम्परेचर बिल्कुल हाई और बिल्कुल लो। पूछा जाए दैनिक तापांतर, ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा दुनिया में किस इलाके में होता है? डेजर्ट में। किस इलाके में होता है? डेजर्ट में। अब बताइए कि एक चट्टान है, दिन में तापमान 50 डिग्री और रात को 25 डिग्री, सीधे 25 घट गया, ऐसे में चट्टान क्या होगा? चट्टान एकाएक गर्म कीजिए, एकाएक ठंडा कीजिए तो क्या होगा? चट्टान में टूटन हो जाएगा। और चट्टान क्या होता है? सुन लो क्या होता है। टेम्परेचर जब पड़ रहा है धूप तेज, वो कहां पड़ रहा है? चट्टान के ऊपरी हिस्से में पड़ रहा है। तो ज्यादा कौन गर्म हो रहा है? ऊपरी हिस्सा। पर अंदर का हिस्सा, चट्टान का जो अंदर का हिस्सा उतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से के साथ संपर्क उसका टूट जाएगा, और प्याज के छिलका की तरह टूट टूट कर निकलेगा, टूटेगा। समझ में आ रहा है बात? उसको बोलते हैं अपसल्कन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपसल्कन। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन, फॉइल मतलब पत्थर होता है, टुकड़ा होता है, एक्सफोलिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं अपसल्कन। यानी कि वहां पर टूट फूट का काम, काट छाट का काम 2 तरीके से होता है। मरुस्थल में टूट फूट और काट छाट का काम बोलना भी है, कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। बताइए कैसे कैसे? एक तो हवा के साथ बालू उड़ के जाता है, वो बालू रगड़ रगड़ के काट देता है, तोड़ देता है, और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बाहरी परत अंदर के परत के साथ समझौता नहीं कर पाता और बाहर निकलता जाता है छिलका की तरह, चट्टान का छिलका बनकर निकलता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सफोलिएशन। यानी जब कटेगा डायरेक्ट बालू से तो उसको अपर्दन कहेंगे, लेकिन जब छिलका बन के निकलेगा बाहर एक एक उसका परत, उसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन यानी अपसल्कन। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्रम में जो चट्टान टूटते हैं, फूटते हैं, कटते हैं, वो डिफरेंट आकृति में बदल जाते हैं। उस आकृति के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। वो कौन कौन सी आकृतियां हैं? क्लियर है? देखो, पवन जो है वो जनरली डिजर्ट एरिया से निकलती है।
कहां से निकलती है? डेजर्ट एरिया से निकलती है। तो इसमें क्या है? रेत है। कुछ डेजर्ट ऐसे जहां केवल बालू ही बालू है, और राजस्थान में जोधपुर तक ऐसा बालू दिखेगा नहीं आपको। आप उधर बाड़मेर से आगे बढ़िएगा ना, उधर पोखरन जहां परमाणु परीक्षण करते हैं, पोखरन से भी आगे पाकिस्तान की तरफ बढ़िए, तब वाला रियल वाला बालू आपको मिलेगा जो फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में जो ऊंट के साथ देखते हैं आप लोग, जो रियल डेजर्ट जिसमें बालू का टीला है, ऊंट चला जा रहा है, केवल रेत ही रेत है ना। फिल्मों की गाना शूटिंग जहां होता है रेत में, तो भैया ये क्या है? रेत वाला जहां पर देखेंगे आप, वहां अगर हवाएं तेज चलेंगी, हवाएं तेज चलेंगी तो क्या करेंगी? कहीं कहीं से बालू उड़ा लेगी, कहीं कहीं से बालू को उड़ा लेगी। तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगा, जगह 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 बालू उड़ जाएगा, तो गड्ढा गड्ढा सा आकृति बनेगा कई जगह पे। आप नदी में भी देखे होंगे कि कहीं कहीं से बालू ऐसे हटा हुआ है, कहीं पर ऊंचा है, फिर बालू हटा हुआ है। तो इस तरह से क्या बनेगा? कहीं कहीं गर्त बनेगा, ऊपर से बालू उड़ जाएगा, हर जगह से नहीं उड़ेगा। कहीं पर बालू क्या है? आपस में सटा हुआ है, ज्यादा डेंस है, तो वहां से नहीं उड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं से बालू हवा क्या कर लेती है? उड़ा लेती है। तो जहां जहां से उड़ाती है, इस तरह का गड्ढा मिलेगा। डेजर्ट में आपको जाने पर जगह जगह इस तरह के छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे। कहीं कहीं तो इस तरह का गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है ना। इस गड्ढा को बोला जाता है अपवाहन गर्त। नंबरिंग करके लिखते चलिएगा, अपवाहन गर्त, अपवाहन गर्त। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं विंड ट्रेंच। क्या बोलते हैं इसको? विंड ट्रेंच, अपवाहन गर्त। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोशिश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कोशिश कि आपको यहीं पर याद हो जाए। हमारी कोशिश क्या है कि यहीं पर याद हो जाए। अगर नहीं याद होता है, समझ में नहीं आता, तो आप जरूर बोलें। तब फोटो बना लीजिए। फोटो कितना सुंदर सुंदर फोटो बनेगा। पहले ही सेटिंग करके बनाइए। बना लीजिए अपवाहन गर्त। बन गया। विंड ट्रेंच पहला बना लीजिए इसको। इसको क्या बोलेंगे जी? अपवाहन गर्त। दूसरा लिखिए, केवल फोटो लिखना है आपको। इसमें दो ही तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आएगा किससे बनता है? अपवाहन गर्त किससे बनता है जी? बोलना भी है। किससे बनता है? पवन से। अभी तो पवन सामने लिखा है, तब भी पवन नहीं बोलोगे तो क्या होगा? दूसरा देखिए, होता क्या है? देखो, होता क्या है कि मरुस्थल में कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, कुछ पत्थर, अब पत्थर है भाई मरुस्थल में, नेचुरल है तो उबड़ खाबड़ होगा ही। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं। होता क्या है कि हवाएं जब इसके चारों तरफ से गुजरती हैं तो इसको घिस देती है, और घिसने के बाद इसके ऊपर का जो मुलायम परत है उसको काट देती है, जिससे अंदर में एक कठोर परत बच जाता है, और एक कठोर और चिकना परत बच जाता है। हवा चारों तरफ से पार करते करते इस पत्थर की आकृति को कैसा बना देता है? चिकना बना देता है। दूर से देखें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चाहे कोई टकला इंसान यहाँ बैठा हुआ है, दूर से आपको लगेगा या तो शिवलिंग जैसा लगेगा या तो टकला इंसान की तरह लगेगा। पीछे से ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो भैया लगेगा कोई इंसान बैठा है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। वो क्या होता है? चिकना पत्थर, जिसको काट छाट करके क्या कर दिया है? हवा इसको बना दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग इंसेलबर्ग। क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग। अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। इंसेलबर्ग। चूंकि इस तरह के आकृति के बारे में पहली बार एक विद्वान ने बताया था, इसलिए इस विद्वान का नाम है बोनापार्ट। बोनापार्ट, बोनापार्ट। उस विद्वान के नाम पर इसका एक और नाम दिया गया, बोनापार्ट। इस तरह की आकृति को, मरुस्थल में इस प्रकार की आकृति को स्टूडेंट्स बोनापार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोनापार्ट या इंसेलबर्ग, एक ही बात है। इंसेलबर्ग या बोनापार्ट कहते हैं। इंसेलबर्ग या बोनापार्ट। पूछा जाए इंसेलबर्ग या बोनापार्ट क्या होता है? जब डेजर्ट में उबड़ खाबड़ पत्थर हवाओं के कारण चारों तरफ से घिसकर एक चिकने कठोर परत के रूप में बढ़ जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग।
उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनसेल वर्क। किससे बनता है, हवा से। अगला पॉइंट, इसको उतार लीजिए। तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड है ये, कहीं चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई समस्या है, बोलिए, कोई समस्या हो तो जरूर बोलें, कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बताएं, क्योंकि टीचर डॉक्टरों होता है नहीं। हाँ, तब 50 नंबर वाला के तो डॉक्टर काम करे कि यही है। इसको 50 नंबर आया है, किसको 50 नंबर आया है, आपका 50 नंबर है, तो ईमानदारी से स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आप मान लेते हैं 60 आ जाएगा, कंसंट्रेशन से कर लेंगे तो तब तो आप सेफे जोन में, 60 पर वाला सब सेफ जोन में। चलिए अगला, मरुस्थल में देखो बच्चा, तीसरा पॉइंट समझिएगा बात को। मरुस्थल में या कहीं भी हवा अधिकतम कितनी ऊंचाई से जाता है, बोलो, हवा अधिकतम कितनी ऊंचाई से जाता है, 30 मीटर। हवा की अधिकतम कितनी ऊंचाई होती है, 30 मीटर। हवा की अधिकतम कितनी ऊंचाई होती है, मैंने पूछा जाए कि कहीं पर भी हवा चलेगी, धरती से ऊपर उठेगी हवा, चलेगी हवा, तो कितने मीटर तक, इसका मतलब हवा के कटाव का एरिया कहां तक होगा, कितनी ऊंचाई तक होगा, 30 मीटर तक। लेकिन एक बात बताओ कि हवा यहां चलेगी, हवा यहां चलेगी, दोनों में सबसे ज्यादा कटाव हवा कहां करेगी, क्योंकि ऊपर जाते उसकी स्पीड कम हो जाएगा, तो ऊपर में कटाव कम करेगी और नीचे में कटाव, समझिएगा, ऊपर में कटाव जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा की गति कम होता जाएगा ना जी, नीचे में ज्यादा फोर्स होगा ना जी, बात समझिएगा। पानी को लेकर देखिए ना, पानी का 3-4 छेद करिए, पानी के ड्रम में भरा हुआ पानी के ड्रम में 4 छेद करिए, नीचे वाला छेद, ऊपर वाला छेद, सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होगा, नीचे वाला में। आप पढ़े होंगे कौन मोशन होता है वो, लिक्विड का मोशन, कौन सा मोशन बोलते हैं, आप लोग फिजिक्स साइंस पूरा गायब है, किस, हाँ बर्नौली थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। सुनो, जो भी होगा ट्रबुलेंट फ्लो उसको बोलते हैं, है ना, उस मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रबुलेंट फ्लो। अब सुनिए, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा हवा के काटने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस पत्थर के पास हवा चल रही है चारों तरफ से, तो क्या होगा, क्या होगा, नीचे में ज्यादा कटेगा, ऊपर जाते हुए कम कटेगा, तो कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा, बन जाएगा, कुछ ऐसा फोटो बनेगा, नीचे ज्यादा कटा, ऊपर में कम कटता गया, ऐसा फोटो बनेगा ना, महसूस कर रहे हो कि ऐसा बनेगा, कि हम बता रहे हैं इसलिए बनेगा, ऐसा बनेगा। गांव में गए हो कभी, गांव में, गांव देखे हो, देखे हो, हम भी देखे हैं, तो भैया गांव में छाता देखो, छाता, बरसात वाला नहीं, जो पुआल पर गोबर पर जम जाता है, मशरूम जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मशरूम। उतना बायोलॉजी में जाइएगा दिक्कत हो जाएगा, कवा का फंगस में जाइएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हमको हो जाएगा। तो भैया गांव में जो देखते हैं आप, छाता, हम लोग तो छते कहते थे, पाठड़ के बाद पता चला कि इसको मशरूम भी कहते हैं। अच्छा, बोला मशरूम की सब्जी बनी, मशरूम क्या होता है जी, बोला कि खाइए तो पता चला, अभी नहीं पता चला कि है क्या ये, बोले अच्छा ठीक है, समझ गए खाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं लगता। तो भैया मान लीजिए कि मशरूम जैसा लग रहा है ना जी, अरे कैसा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम है पड़ गया मशरूम रॉक। देखिए हिंदी में छत्रक शिला, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, छत्रक शिला, या इसी को गारा भी कहते हैं, छत्रक शिला या गारा। अब पूछेगा कोई छत्रक शिला किससे बनता है, मशरूम रॉक किस, अंग्रेजी में लिखिए मशरूम रॉक, छत्रक शिला को अंग्रेजी में वो लिखिए मशरूम रॉक। एक बार भूगोल पढ़ लीजिए हमसे, जीवन में भूलने वाला बात फिर भुला जाइए, कि भुला भी जाएंगे भूगोल फिर, है ना। छत्रक शिला कभी भूलेंगे, कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। और किस नाम से जानते हैं जी, गारा। छत्रक शिला को और किस नाम से जानते हैं जी, गारा। अच्छा, वो जो आप अपवाहन गर्त लिखे थे, अपवाहन गर्त जो आपने लिखा, उसका दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल,
सबसे गहरा अपवाहन गर्त है। सब ट्रेंच को अपवाहन गर्त बना रहे हैं, मरुस्थल में बनता है ना जी। दुनिया के सबसे गहरा सबसे बड़ा अपवाहन गर्त का निर्माण मरुस्थल में कहां हुआ है और उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? गेस करिए। सहारा मरुस्थल में। कहां मिलेगा? मिस्र में मिलेगा। इजिप्ट में। कहां मिलेगा? मिस्र में, इजिप्ट में, इजिप्ट। और उसका नाम क्या है? कतारा गर्त। उसका नाम क्या है? कतारा गर्त, कतारा ट्रेंच। इसको ये कहाँ है भैया? इजिप्ट में, मिस्र में, मिस्र में है, सहारा मरुस्थल में। कुछ बढ़िया बात सीखिए, आए हैं तो कुछ बेस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए। नहीं, 1 घंटा समय अगर जा रहा है तो उसका उपयोग होना चाहिए। हो गया सहारा। नेक्स्ट आइए, अगला लिखिए। छत्रशिला हो गया। मान लीजिए कि मरुस्थल में कुछ चट्टानें इस प्रकार से हैं। मरुस्थल के चट्टान कुछ इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से चट्टान है कि कठोर और मुलायम चट्टान, कठोर और मुलायम चट्टान, कठोर और मुलायम चट्टान इस तरीके से विस्तृत हो, अल्टरनेट वे में, ऊपर कठोर फिर नीचे मुलायम फिर कठोर फिर मुलायम। चट्टान इस तरीके से पड़ा हो, डेजर्ट इलाका में चट्टान इस तरीके से पड़ा हो कि भैया पहले कठोर फिर उसके नीचे मुलायम, उसके नीचे कठोर, उसके नीचे मुलायम। तो क्या होगा कि हवाएं जब इन चट्टानों के बीच में प्रवेश करेंगी, कहीं कहीं दरार होगा या छिद्र होगा, उससे हवाएं इसमें प्रवेश करेंगी। तो प्रवेश करेगी इस चट्टान के अंदर हवा, तो अंदर प्रवेश करके काट छांट का भी काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कठोर चट्टान कम कटेगा और मुलायम चट्टान ज्यादा कटेगा। कठोर चट्टान कम और मुलायम ज्यादा। तो कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होगा। पूरा मिट जाएगा। चित्र बनाने में शुरू से ही कमजोर रहे हैं हम। अब लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना लिए। अब देखिए ऊपर वाला जो भाग है चट्टान का क्या है भैया? कम कटा है, नीचे वाला ज्यादा कटा है। ऊपर वाला कम कटा है, ऊपर वाला भाग कम कटा है और नीचे वाला भाग ज्यादा कटा है। ये सब कटा हुआ भाग है, ये सब कटा हुआ भाग है। तो कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होगा। पर्वतस्थलीय क्षेत्र में कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होगा। पर्वतस्थलीय क्षेत्र में कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होगा, घड़ा टाइप का। कैसा लग रहा है देखने में? हाँ, जो भी उल्टा घड़ा सीधा घड़ा जो भी लग रहा है, घड़ा टाइप का दिख रहा है। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं हम लोग, इस तरह की आकृति को बोलते हैं हम लोग ज्यूगेन। अंग्रेजी में भी ज्यूगेन, हिंदी में भी ज्यूगेन। क्या बोलते हैं इस तरह की आकृति को? ज्यूगेन। ज्यूगेन किससे बनता है बच्चा? पूछा जाए ज्यूगेन कब बनेगा? ज्यूगेन कब बनेगा? जब कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान एक दूसरे के पैरेलल हॉरिजॉन्टली पड़े हों तो क्या बनेगा? ज्यूगेन बनेगा। क्या बनेगा? ज्यूगेन। क्या बनेगा भाई? ज्यूगेन। और ज्यूगेन अगर ज्यादा कट जाए और ज्यूगेन और कट जाए, ये पतला हो जाए, ऊपर वाला कट के और पतला हो जाए, तो कैसा दिखेगा? पिलर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सारा जो नहीं कटा है वो कैसा दिखेगा? पिलर जैसा। कैसा दिखेगा भाई? पिलर जैसा। तो इस तरह के बने पिलर को बोलते हैं भू स्तंभ। क्या बोलते हैं उसको? भू स्तंभ बोलते हैं। अगर ये ऐसे बन जाए कुछ इस तरीके से हो जाइए, स्तंभ जैसा दिखने लगे। कैसा दिखने लगे?
स्तंभ जैसा, ज्यादा कटेगा ये तो कटते कटते पतला हो जाएगा। तो इस कटा हुआ को जीवगेन जब और कट के पतला हो जाए, पिलर जैसा दिखने लगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग भू स्तंभ, अर्थ पिलर। क्या बोलते हैं उसको? अर्थ पिलर। भू स्तंभ उसको बोलते हैं, अर्थ पिलर बोलते हैं। यानी भू स्तंभ किससे बनता है बोलो? पवन से। जीवगेन किससे बनता है? पवन से। और अपवाहन गर्त किससे बनता है? पवन से। छत्रक शिला किससे बनता है? इंसेलबर्ग किससे बनता है? इंसेलबर्ग को दूसरा नाम और क्या है? बोनापार्ट। और छत्रक शिला का एक और नाम क्या है? गारा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक। चलिए नेक्स्ट आइए। भू स्तंभ हो गया। बहुत सारे आकृति है, जल्दी जल्दी थोड़ा करना है। ना ना भाई ऐसा नहीं है, हिस्ट्री भी पढ़ना है आप लोग। देखो भूगोल का बीपीएससी में कम महत्व है। जीवगेन बोले इसको, अर्थ पिलर। सुनो, भूगोल का 10-12 प्रश्न का इंपॉर्टेंट है, और जो हिस्ट्री का 35-40 प्रश्न आता है, तो उसे कृपया इग्नोर ना करें। इतिहास की क्लास जरूर लें। ज़्यादा जरूरी काम है तो भूगोल की क्लास में आप कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन कम जरूरी काम है तो भूगोल में आइए, और ज़्यादा जरूरी तो काम कहाँ करिए? भूगोल की कक्षा में। और इतिहास की कक्षा किसी कीमत पर मत छोड़िए, क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? हिस्ट्री से 38 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन भी आता है। सबसे ज़्यादा इतिहास से, उसके बाद साइंस से 32 से 35 सवाल, उसके बाद करंट अफेयर से 30 से 32 सवाल, भूगोल से 10 से 12, पॉलिटी 10 से 12, इकोनॉमी 10 से 12, मैथ 10 से 12, 12 नहीं 10 ही, 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 20, 15-20 के आसपास। यही क्वेश्चन का रेशियो रहता है। जिसका हिस्ट्री, साइंस और करंट मजबूत, उसका बीपीएससी फाइनल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आओ। और क्या होगा भैया? देखो इधर, अगर चट्टान इस तरीके से है, देखो बच्चा, चट्टान इस तरीके से है, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, क्या अंतर है? उस फोटो से इस फोटो में क्या अंतर है? वहां क्षैतिज था, हॉरिजॉन्टली चट्टान था, यह वर्टिकली है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब ऐसे चट्टान हो, इसके ऊपर से हवा जा रही हो, इसके ऊपर से हवा जा रही हो, तो क्या करेगी? जो कठोर भाग होगा उसको कम काटेगी, और मुलायम को ज्यादा, कठोर को कम, मुलायम को ज्यादा। तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगा स्टूडेंट्स। यही तो प्रॉब्लम है, सब मिट जाने वाला। देख रहे हो ना? कठोर कम कटा, कठोर कम कटा, और मुलायम ज्यादा, कठोर कम, मुलायम ज्यादा, कठोर कम। इस तरह से एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग यार डांग, यार डांग। अंग्रेजी में भी सेम होगा, यार डांग। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही बन गया है, बना लेंगे। सब क्लियर है ना? अगर परीक्षा में आ गया, इसको बनाने के लिखिए, नदी निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा करें, पवन निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा करें, तो कर देंगे। और ऐसा ऐसा फोटो अगर 10 को बना दिए मैप में, क्वेश्चन के आंसर में, तो मास्टर क्या हो जाएगा? प्रसन्न। सुंदर सुंदर, मेरी तरह नहीं, आप लोग थोड़ा अच्छा बनाइएगा तो मास्टर खुश हो जाएगा, तो नंबर पूरा फुल दे देगा। नहीं, भूगोल में नंबर क्या मिलता है? अगर आप फोटो बना दिए आर्डांग का, जीवगेन का अच्छे से, तो आपके पेपर को पढ़ेगा, वो केवल फोटो देखकर आपको मार्क्स दे देगा पूरा। और टीचर को जितना कम कॉपी पढ़वाइएगा उतने बढ़िया नंबर वो देता है। अगर खूब जम के आप लिखे हैं थीसिस, तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, क्योंकि मास्टर पहले ही से बेचारा जीवन काल में इतना पढ़ा है कि अब उसको पढ़ने का मन नहीं है। ऊपर से उम्र है 60 साल से ऊपर, तो ऐसे में बेचारा घर का टेंशन पीड़ा अलग है ना। अब आके चेक कर रहा है, उस समय भी करे ना कॉपी पढ़िए,
हम लिखे हैं बढ़िया शानदार, तो बोला लिखो शानदार जैसा नंबर तुमको देते हैं। इसलिए टॉपर्स लोग क्या सलाह देते हैं कि आप जब भी लिखें पॉइंट फॉर्म में लिखें, उससे जल्दी टीचर देख लेता है चीज़ों को। और जो एक्स्ट्रा कुछ लिखें उसको एक बार अंडरलाइन जरूर करें, हाईलाइटर से नहीं बल्कि जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से, ताकि टीचर का नज़र सीधे कहाँ जाए, उस लाइन पर जाए, उस जगह पर जाए, ताकि टीचर को लगे कि नहीं ये बात भी बच्चा जानता है, इसलिए इसको मार्क्स मिलना चाहिए। माजिद हुसैन हमको पढ़ाते थे, उनके वो यूपीएससी की कॉपी भी चेक करते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया लिखो क्रिस्टोलर के सिद्धांत में प्रोफेसर ध्यान कौर का योगदान भोपाल नगर पर, पंडित लुधियाना नगर पर प्रोफेसर सुंदरम का योगदान बम्बई नगर पर, ऐसे लिखवाए। हम बोले सर इनका योगदान लिखवाने से फ़ायदा, हमको तो क्रिस्टोलर पढ़ना था, अब इनका इस सिद्धांत पे क्या योगदान क्यों लिखवा रहे हैं? बोले ये सब तुम्हारी कॉपी चेक करते हैं, अभी भी चेक करते हैं, गलती से अपना नाम पढ़ लिए, इनके पास कॉपी गया तो ये जानेंगे लड़का मेरा भी नाम जानता है, तो फिर वो खुश हो जाएंगे और फिर आपको नंबर वो देते हैं। इंसान है, भगवान वो नहीं है, कॉपी चेक करना भी क्या एक इंसान ही है। अगर आप यहाँ से गए हैं श्रीलंका और वहाँ एक आदमी आपका पैर छू लिया कि सर आपसे हम पढ़े हैं, तो कैसा महसूस करेंगे आप? मतलब श्रीलंका में भी लोग हमको जानते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या है? तो वही असर होता है। तो नंबर वो बोलते थे साफ साफ कि विद्वान कभी भी नंबर नहीं लेता, नंबर पाने का टेक्निक होता है, चालाकी होती है, और वो लड़का जानेगा, जो जान गया कम नॉलेज में भी आईएएस टॉप कर जाएगा वो, अब बहुत ज़्यादा विद्वान होने के बाद भी आईएएस में फेल कर जाएगा वो। तो कभी भी करना है यूपीएससी तो विद्वान बनने की कोशिश, ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करना, चालाक बनना, नंबर कैसे गेन करेंगे, मास्टर किससे कैसे नंबर ऐंठेंगे, कैसे रूपक अलंकार का प्रयोग करेंगे ताकि मास्टर नंबर दे दे, है ना। जैसे कॉपी चेक करने से पहले हमको बोल दीजिए सर आप बहुत महान व्यक्ति हैं, सर आपके जैसा इंसान देखा नहीं, रमेश को नंबर देना है यार, वो लड़का अच्छा है। मतलब एक बात बताया, समझ में आ रहा है बात? इसलिए कभी भी कॉपी लिखें, कॉपी में प्रयास करें कि खूब फोटो बने, उससे टीचर को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। आगे आइए, याडांग समझ में आ गया, याडांग हो गया, जीवगेन हो गया, भूस्तंभ हो गया, छत्रकशिला हो गया, या इंसेलबर्ग हो गया, और अपवाहन गर्त हो गया। ये सब किससे बनता है? अपर्दन से। किससे बनता है भैया? अपर्दन से। क्लियर है? और तो कुछ नहीं है, अब नहीं कुछ है। अब लिखिए पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति हो गया। ये जितनी भी स्थलाकृतियां लिखवाया हूं ये सभी लिख लो, अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये सभी पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। एक दो और है, एक विंड इरोजन से, एक और है, अभी और लिख लीजिए, दो पॉइंट और है, 2 पॉइंट और है। एक है मरुस्थलीय खिड़की, मरुस्थलीय खिड़की, और एक है और मरुस्थलीय खिड़की जालीदार शिला। 2 चीज और बनता है, मरुस्थलीय खिड़की और जालीदार शिला। पहले इसको लिख लीजिए, ये सभी क्या है भैया? अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। पवन के इरोजन से कौन कौन सी आकृति बनता है पूछा जाए तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो एक बार। अपवाहन गर्त, इंसेलबर्ग, यारडांग, जीवगेन, भूस्तंभ, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, ये सब अपर्दन से बनता है। अपर्दन से बनने वाली अगली आकृति क्या है भैया? मरुस्थलीय खिड़की। मरुस्थलीय खिड़की, ऐसा चट्टान मरुस्थल में हो, मरुस्थल में ऐसा चट्टान हो जिसमें कठोर और मुलायम चट्टानों का मिश्रण हो, कठोर और मुलायम चट्टानों का मिक्सचर हो। तो जो मुलायम चट्टान है वो ज्यादा कटेगा, और कभी कभी हवाएं इस चट्टान को काटते काटते आर पार मतलब चट्टान को क्या करेगी? होल कर देगी, होल करके आर पार छेद कर देगी। चट्टान के बीचों बीच क्या हो जाएगा? मुलायम चट्टान कटते 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 क्या हो जाएगा? आर पार उसमें छिद्र हो जाएगा। तो आर पार जो छिद्र होगा उसी को बोलेंगे मरुस्थलीय खिड़की, टिजॉट विंडो। क्या बोलेंगे उसको? मरुस्थलीय खिड़की। क्या बोलेंगे इसको? मरुस्थलीय खिड़की। मरुस्थलीय खिड़की। जब एक छिद्र हो जाए मरुस्थल में, क्या हो जाए? चट्टानों में जहां पर मुलायम पार्ट हो उसको हवाएं काट काट करके क्या कर दे? आर पार छिद्र कर दे, होल कर दे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? मरुस्थलीय खिड़की, डेजर्ट विंडो। और ऐसा ही खिड़की पूरे चट्टान में जगह जगह बन जाए,
तो उसी को बोलेंगे जालीदार शिला। जालीदार शिला अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ना, नेस्टेड रॉक इसको बोलते हैं, घोंसला नुमा जालीदार शिला। ग्रिड नहीं बोलेंगे इसको, जालीदार शिला। हो गया? और आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप, हाथ उठाए थे इससे। हाँ, कुछ समझदारी है थोड़ा थोड़ा। हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी? अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। वो अपर्दन से बनता है लोयस, अपर्दन से बनता है लोयस। अरे मेरे भाई, अब पता है लोयस अपर्दन से बनता है, हम इतना पूछ रहे हैं। लोयस जो है हवा के अपर्दन से बनता है, अपर्दन से बनता है कि डिपोजिशन से बनता है? अरे लेके कब जाएगी? काटेगी तब ना, तो काटने के क्रम में बना है वो। हमने क्या बताया? ये क्या इस आकृतियां बताए, वो क्या बताए? इरोजन से निर्मित स्थलाकृति, कटाव के क्रम में बना स्थलाकृति। हम जमाव क्रम तो नहीं बोल रहे हैं। हमने अभी क्या बोला? ये सभी आकृति किससे बनता है? ये सभी आकृति किससे बनता है? कटाव से। अब आए समझ में? और लोएस जो बनता है वो जमाव से बनता है। लोएस किससे बनता है भाई? जमाव से। अब लिखिए, हवा जो है वो 3 तरह के कार्य जरूर करता है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपन। लेकिन जो आकृति का निर्माण करता है वो 2 तरीके से, इरोजन से और डिपोजिशन से। अभी क्या पढ़ाया हूं? इरोजनल। समझिए बात को, रटिए मत, समझिए। अब समझा रहा हूं उसको। अभी जो बताओ क्या बताऊं? इरोजनल। जो लोएस अब बता रहा हूं क्या है? डिपोजिशनल। स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों इरोजनल नहीं है? वो डिपोजिशनल है। क्लियर है? तो लिखिए, पवन द्वारा निक्षेपन से निर्मित स्थलाकृति। अब लिखवाएंगे लोएस, काहे चिंता कर रहे हैं आप? ये सब हो गया क्या? अपर्दन से। पवन द्वारा निक्षेपन से निर्मित स्थलाकृति। हम आपकी गलती नहीं काट रहे, लोएस भी पवन से ही बनता है। हम कहां बोल रहे पवन से नहीं बनता है? पर अभी मैंने क्या बोला? अभी अगर ऐसा होता तो हम क्यों लिखवाते आपको कि इरोजन से निर्मित स्थलाकृति? इसका मतलब डिपोजिशन से अलग बनेगा। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूं? तो लिखिए, पवन से ही बनता है। हम कहां बोले कि लोएस नदी से बनता है? हम बोले हैं, हम ये बोले कि पवन द्वारा अभी तक जो लिखवाए हैं वो क्या है? अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति। अब जो लिखवाएंगे वो लिखवाएंगे पवन के डिपोजिशन से निर्मित स्थलाकृति। देखिए, डिपोजिशनल टोपोग्राफी ऑफ विंड। क्लियर? अब समझिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा। हवाएं जब तेज चलती हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, हवाएं जब तेज चलती हैं, काफी तेज बहती है हवा, तो क्या करती है? रास्ते में बालू को, मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, काट कर। लेकिन जो मोटे बालू के कण होंगे, हवा जहां उसकी स्पीड कम होगी उसको वहां जमा कर देगी। लेकिन महीन मिट्टी का जो कण होगा, हवा काफी दूर तक उड़ा के ले जाएगी। ऐसा भी तो होता होगा कि सैंड पार्टिकल आपस में टकराते टकराते महीन मिट्टी के कण जैसा बन जाते होंगे। ऐसा होता होगा। तो इन सब को ढोकर ट्रांसपोर्ट करके, हमने बोला है 3 तरह के कार्य करते हैं। दूसरा कार्य क्या? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट करके बालू को, मिट्टी को, महीन कण को उड़ाकर हवा ले जाती है। बालू और मोटे आकार के कण को हवा पहले ही जमा कर देती है, लेकिन जो महीन आकार के कण होते हैं, हवा उसको काफी दूर तक ले जाती है। बिल्कुल हवा जहां शांत होती है, वो मिट्टी के कण वहीं जमा होते हैं। हवा गति कम होने से उनको मतलब नहीं है। हवा बिल्कुल रुक जाएगी तो सारे मिट्टी वहीं पर जमा हो जाएंगे। चूंकि स्टूडेंट्स, हवा इस मिट्टी को उड़ाकर ले जा रही है, हवा इस मिट्टी को उड़ाकर ले जा रही है, इसलिए इस मिट्टी का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है। मिट्टी का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पढ़े होंगे बचपन में, ऑक्सीजन से रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन से रिएक्शन को रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस कारण से जो मिट्टी उड़ाकर हवा ले जा रही है, उस मिट्टी का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। जिससे उस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला। क्वेश्चन आता है कि हवा जिस मिट्टी को जमा करती है, उस मिट्टी का रंग सामान्यतः पीला होता है, क्यों? तो क्या आंसर देंगे आप? ऑक्सीडेशन के कारण पीला होता है। क्यों? ऑक्सीडेशन के कारण। क्लियर है?
अब मिट्टी को जमा, अब बताइए, खुद बताइए कि जो मिट्टी जमा हुआ, ये जो मिट्टी आकर हवा के द्वारा जमा की गई, कल तक आप पढ़े थे क्या कि पानी मिट्टी को बहा कर लाती है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। लेकिन हवा जिस मिट्टी को बहा कर ला रही है उसको पवनोढ़ बोल सकते हैं आप, पवनोढ़। लेकिन उसको भूगोल की भाषा में लोएस कहते हैं, उसे ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, लोएस कहते हैं। उसे ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, लोएस। समझ में आ रहा है बात? पवन जिस मिट्टी को उड़ा कर लाए वो क्या कहलाएगा पवन जी, लोएस। और लोएस का रंग कैसा होता है, पीला। किस कारण से, ऑक्सीडेशन। अब बताइए कि इरोजन से बना है लोएस कि डिपोजिशन से? तो यही समझा रहा था। समझ में आ रहा है? आप ही को बोल रहा हूं क्या, आप ही को बोल रहा हूं कि भैया अब समझ में आया। हम जो अभी बोल रहे थे आप शायद मिस, क्या हो गया उसको, सुन नहीं पाए आप, मिस हियरिंग जिसको बोल सकते हैं आप, कि भैया हम अभी तक जो पढ़ा रहे थे मरुस्थलीय खिड़की तक, वो क्या था, अपर्दन से काट छाट करके बनाया गया था। पर अभी जो लोएस पढ़ाया वो पहला आकृति है डिपोजिशन का। तो लिखो नंबर 1 लोएस, नंबर 1 पे क्या लिखो, लोएस। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या कि अंतर कुछ नहीं है, बारीक अंतर होता है। डिपोजिशन से क्या बना पहला, ये जो महीन मिट्टी के कण जमा हुआ क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोएस। लोएस, इसका रंग कैसा होता है, लिख लो, पीला, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण लोएस का रंग क्या होता है, पीला। बड़ी आसान चैप्टर है ये, चैप्टर मन लगने वाला भी है और आसान भी है, और कॉपी को खूबसूरत बना देता है ना। यदि आप लिखते हैं कॉपी में तो कॉपी अगर फोटो बढ़िया बनाते हैं तब कॉपी लगता है कुछ आज बच्चा पढ़ के आया है। गार्जियन कॉपी देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आज जरूर पढ़ा है कुछ। वर्षों बाद फोटो देखने को मिला है। वर्षों बाद, पहले बच्चा स्कूल में पढ़ता था तो पीपल के पत्ता के फोटो, पीपल साट के ले जाओ, गेहूं साट के ले जाओ, और कॉन्वेंट के बच्चों को गेहूं मंगवाते हैं साट के, पीपल के पत्ता, चावल, धान, क्योंकि वो बेचारा प्रोजेक्टे वाला रिपोर्ट में धान देखता है, धान के खेत कभी देख नहीं पाता है ना। अच्छा, घर में जाते, मम्मी इसी को धान कहते हैं, अच्छा अच्छा, इसी को पीपल का पत्ता ऐसा होता है, हाँ बेटा पीपल का पत्ता ऐसा होता है। वो सब रेडीमेड लोग हैं। गांव के लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी सिखा दिया जाए, बिहार बोर्ड के बच्चों को, स्टेट बोर्ड के बच्चों को, तो कॉन्वेंट कहीं टिकने वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्वेंट में 90% रेडिमेशन होता है ना। और बिहार गवर्नमेंट वाले में धान के खेत में भाग के बैठे किया है, छुप के बैठा है दिन भर, गार्जियन खोदेर रहे हैं। स्कूल में गए तो पता चला आज नहीं है स्कूल में। स्कूल में गया बच्चा तो आज तो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, कहाँ है भैया, तो पता चला कि धान के खेत में बीच में बैठ के पत्ते खेल रहा है। तो भैया गांव के बात ही कुछ और है। नहीं जी, इंटरवल के बाद बच्चा क्लास में आता ही नहीं। इंटरवल तक क्लास में आया, इंटरवल के बाद गायब हो गया, क्योंकि अटेंडेंस बन गया, काम खत्म। मौका मिला तो सेकंड सिटिंग में भी भाग जाता है। होता था बाद में, जब मास्टर समझ गया हो कि सब लड़का भाग के चल जाता है सिनेमा देखने। चलिए, क्या लिखा भैया, लोएस। समझ गए, लोएस का रंग कैसा होता है, पीला। अब एक सवाल आपसे, लोएस का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, चाइना में। चाइना में कहाँ, किस भाग में, वांगो नदी किनारे। कौन सा भाग है वो, उत्तरी चीन। लोएस का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, उत्तरी चीन में। एक लिख लीजिए, लोएस का सर्वाधिक विस्तार नॉर्थ चाइना में है। लोएस का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तरी चीन में है। लोएस का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तरी चीन में है। लोएस का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तरी चीन में है। कहां पर, हुआंगहो नदी के आसपास, हुआंगहो नदी के आसपास। अब बताओ कि, ये बताओ हमको कि नदी अगर बहेगी उस क्षेत्र से जहां के मिट्टी का रंग पीला हो, तो उस पानी का रंग भी उसका क्या हो जाएगा, पीला। मिट्टी से बहेगी नदी तो पानी का रंग भी कैसा दिखेगा, पीला। इसीलिए वांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। वांगो नदी का दूसरा नाम क्या है, येलो रिवर। वांगो नदी का दूसरा नाम पीली नदी, और वांगो नदी का दूसरा नाम क्या है जी, पीली नदी। और वांगो नदी जहां गिरती है समुद्र में, वहां का पानी को भी क्या कर देती है, पीला। तो उस नाम है उसका चिल्हा की खाड़ी या पीला सागर।
जहां गिरती है उसको पीत सागर, एलओसी के नाम से जानते हैं। वांगो जहां गिरती है उसे पीत सागर, पीला सागर, या उसको हम लोग एक स्पेसिफिक जगह का नाम देते हैं चिल्हा की खाड़ी, गल्फ ऑफ चिल्हा, गल्फ ऑफ चिल्हा। ये किस सागर में है? पीला सागर में, एलओसी में। एलओसी किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। एलओसी किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। एलओसी के अंदर कौन है? चिल्हा की खाड़ी। यही कौन गिरती है? वांगो। वांगो को और किस नाम से जानते हैं? पीली नदी, एलो रिवर। वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। और वांगो नदी कहां से बहती है? लोएस के मैदान से। वांगो नदी कहां से बहती है? लोएस के मैदान से। इसलिए उसका रंग कैसा हो जाता है पानी का? पीला। इसलिए नदी का नाम क्या पड़ जाता है? पीली नदी। कहां गिरती है? पीला सागर में। पीला सागर में भी कहां गिरती है? चिल्हा की खाड़ी में। याद रहेगा। वैसे चीन के ज्योग्राफी पर सबसे ज्यादा काम किसने किया था? चीन के भूगोल पर सबसे अधिक काम किस भूगोलवेता ने किया था? रिस्थोफेन। किसने किया था? रिस्थोफेन। चीन के ज्योग्राफी पर सबसे ज्यादा काम किसने किया है? जर्मनी के एक भूगोलवेता थे रिस्थोफेन महोदय, उन्होंने चीन के ज्योग्राफी पर सबसे ज्यादा काम किया है। वैसे बोल दूं कि उत्तरी चीन में हवा से बहा उड़ाकर लाई गई मिट्टी पाया जाता है, लेकिन दक्षिणी चीन में नदी द्वारा लाई गई मिट्टी पाया जाता है। यानी उत्तरी चीन में लोएस का मैदान है और दक्षिणी चीन में जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? उत्तरी चीन में लोएस और दक्षिणी चीन में जलोढ़ मिट्टी। इसीलिए उत्तरी चीन में गेहूं की ज्यादा खेती होती है और दक्षिणी चीन में चावल की। उत्तरी चीन में गेहूं, वैसे चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। तो उत्तरी चीन में क्या होगा? लोएस के मैदान में क्या होगा? गेहूं। और जलोढ़ के मैदान में जहां नदी यांगटी सिक्यांग और रेड नदी बह रही है, वहां पर कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। दक्षिणी चीन में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दक्षिणी चीन में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है ज्यादा? चावल। दक्षिणी चीन फेमस है चावल के लिए और उत्तरी चीन फेमस है गेहूं के लिए। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं, ये जो लोएस नाम पड़ा, ये लोएस नाम किसने दिया? किस देश ने दिया? फ्रांस ने। फ्रांस में एक गांव है लोएस गांव, उसके आधार पर इसका नाम पड़ा लोएस मिट्टी। वहां पर पहली बार मिट्टी को बताया गया था, मिट्टी के बारे में देखा गया था, इसलिए क्या बोला गया? लोएस। फ्रांस में एक गांव है लोएस, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? लोएस। ये सब इतना ज्यादा अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब आइए आगे, थोड़ा सा अब और बढ़िया बढ़िया फोटो बने। थोड़ा अभी तक तो बढ़िया फोटो नहीं है बना है, पर और अच्छा फोटो बनाता हूं। मान लो हवा आ रही है, हवा आ रही है बहुत तेज बालू मिट्टी को लेकर, लेकिन रास्ते में मिल गया कोई झाड़ी या कोई बड़ा पत्थर, तो क्या करेगी ये हवा? इस तरीके से जमा कर देगी बालू को। बालू क्या करेगी? बालू जमा होता जाएगा वहीं पर। कभी अच्छा चित्र बनता भी है तो गड़बड़ हो जाता है। महसूस कर रहे हैं ना? इसे जमा होगा ना? अरे अब मरुस्थल में तो आपको ले नहीं जा सकते। आप महसूस कीजिएगा, आप डेजर्टे में बैठे हैं, है ना, और इस बालू पे जाके ऊपर बैठ गए। कहीं बालू भर के नहीं, खाली भरक गया तो दब भी सकते हैं अंदर आप। अगर नीचे गिरने लगा बालू, अगर मान लगातार, तो फिर बचाना। बालू में अगर नीचे आने लगता बालू ना, तो फिर आप आराम से धंसते चले जाते हैं, फिर निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। कभी फील करिए, कभी गेहूं या धान के ढेर गाँव में देखें, खलिहान में, और धान के ढेर में अगर आप ऊपर चढ़िए तो आपको इम्बैलेंस टाइप का फील होता है, पैर चूंकि धंसने लगता है पूरा। अब बालू पूरा उतना बड़ा टीला धंसने लगे तो आप समझिए कि आज आपका आखिरी दिन है। जल्दी जल्दी अपना व्हाट्सएप फेसबुक सेल्फी लेके मैसेज कर दिए सबको, है ना। इट्स माई सुसाइडल सेल्फी, एट लास्ट सेल्फी, गुड बाय मित्रों, है ना। गलती सलती का क्षमा चाहता हूं। अब मैं जा रहा, फिर भी नहीं मरा, निकाला गया तो हल्का हल्का जिंदा था। हो गया। ये क्या बन गया? बालू का स्तूप। इसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। किससे बना है? अपरदन से की डिपोजिशन से? सब समझ में आ रहा है भाई? इसको क्या बोलते हैं संतोष जी? सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप किससे बनता है? हवा से। हवा में भी किससे बनता है? अपरदन से कि निक्षेपण से? निक्षेपण से। लेकिन ये सैंड ड्यून्स कभी कभी 2-2 किलोमीटर में होता है। ये सैंड ड्यून्स 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में होता है। हम मान लो कि मैं आगे से ऊंट लेकर आ रहा हूं, मैं आगे से ऊंट लेकर आ रहा हूं और सामने मिल गया सैंड ड्यून्स 5 किलोमीटर लंबा, तो क्या करूंगा?
मैं घूम के जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ऊंट को लेकर इसी पर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? ऊंट को इसी पर चढ़ा देंगे, तो बार बार ऊंट पार होते रहेगा। इस सैंड ड्यून से तक रास्ता टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रास्ता टाइप का। इस रास्ता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में? इसका भी एक स्पेशल नाम है भूगोल में, इसका नाम है कारवां मार्ग। कारवां मार्ग। अरे ऊंट को अभ्यास होता है, उसका पैर गद्देदार होता है, चलने में दिक्कत नहीं होती। ऊंट के पैर को चलने में दिक्कत पैर के अंदर इस तरह का होता है कि वो बालू में ही चलने को है, बालू में दौड़ता है ऊंट, आप नहीं दौड़ पाइएगा पर वो दबेगा। उसका पैर, इस एडप्टेशन 9th क्लास में पढ़ना था, उसमें ऊंट का पैर गद्देदार होता है, इसलिए वो मरुस्थल में चलने में आसानी होती है। पेट में चेंबर होता है, कुबड़ में चेंबर होता है, पेट में नहीं, कुबड़ में चेंबर होता है, जो अब 7 दिन का पानी स्टोर कर लेता है। 7 दिन तक पानी ना मिले तभी ऊंट चलते रहेगा। रेगिस्तान का जहाज उसको बोलते हैं। वाह, ऊंट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। तो भैया ऊंट पार कर करके इस सैंड ड्यून में क्या बना देता है? रास्ता। इसको अंग्रेजी में ही बोलते हैं कारवां। कारवां वे, कारवां मार्ग, कारवां मार्ग, कारवां मार्ग इसको बोलते हैं। हो गया? यानी कारवां मार्ग भी कहां बनता है? मरुस्थल में। सैंड ड्यून्स कहां बनता है? मरुस्थल में। बना लिए, यहां तक बना लिए, हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है जी, ऐसा भी तो हो सकता है सामने में कोई रुकावट मिले, सामने में कोई रुकावट मिले। यहां तो हवा, यहां तो जमा हो ही गया, लेकिन जमा तो हो गया, लेकिन हवा का मन किया कि थोड़ा बगल से निकले, इधर से निकले, कुछ हवा इधर से निकलेगा और कुछ इधर से निकलेगा। अभी बनाइएगा मत, अभी आपको समझा रहा हूं। यहाँ सैंड ड्यून्स बन गया है और कुछ हवा इधर से निकला और कुछ हवा इधर से निकला, तो यहाँ जमा कर दिया, तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ये फोटो मत बने, सबसे घटिया फोटो है ये। इसका बेहतरीन हेलीकॉप्टर चित्र दे रहा हूं, हवाई जहाज से फोटो लिया हूं, वो दे रहा हूं आपको। कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का वो दिखाई देगा। इसको बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं इसको? बरखान। अंग्रेजी में भी बोलते हैं बरखान। सैंड ड्यून से, ये सैंड ड्यून से बढ़ा हुआ है, हवा दोनों ओर से निकलने लगा। वो जो रुकावट था उसके दोनों ओर से निकलने लगा, तो क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? बरखान। देखना है बरखान आपको यहीं पर, तो आप चले जाइए, मूवी एक देख लीजिएगा, एयरलिफ्ट। एक मूवी कौन सी है? एयरलिफ्ट। देखा है आपने? उस मूवी में एक बस में बैठकर लोग जाते हैं कुवैत से जॉर्डन, अंतिम में भागते हैं वहां से। कुवैत से जॉर्डन जाइएगा ना, तो रास्ते में इस तरह का कई फोटो हमको दिखा है। हम फिल्म देख रहे थे, क्योंकि भूगोल का मास्टर थे, तो हमको दिख रहा था फोटो, लेकिन जो भूगोल नहीं पढ़ा था उसको खाली बस और वो लड़की दिख रही थी जिसके लिए मारपीट होता है ना। अब भूगोल का मास्टर गया तो लड़की को नहीं देख रहा था, उस सैंड ड्यून को देख रहा था, वो बरखान को देख रहा था, है ना। तो जाके आज कौन सी मूवी देखना है? एयरलिफ्ट। पूरी मूवी नहीं देखना है, बल्कि उसमें वो सीन देखना है जहां पर बरखान दिखता है। नहीं, कोई बात नहीं, मूवी देखना खराब बात थोड़े ना है। अच्छा, अच्छी बात है, नहीं देखते आप तो अलग बात है। जैसे एक बार टाटा सफ़र कर रहे थे, किसमें? अपनी फ्लाइट में। जमशेद जी टाटा एयरलाइंस भारत की पहली एयरलाइंस थी, और उस एयरलाइंस में वो सफ़र कर रहे थे, और दिलीप कुमार भी सफ़र कर रहे थे। कुछ लोग अमिताभ बच्चन की भी कहानी बना देते हैं, लेकिन वो गलत कहानी है। दिलीप कुमार सफ़र कर रहे थे, तो स्टार हो गए थे दिलीप कुमार थोड़ा सा, तो उन्होंने सोचा कि हमको तो सब पहचानता होगा, कोई ना कोई ऑटोग्राफ लेगा आके, ये साइन करवाएगा, दिलीप सर थोड़ा मुझे साइन कर दीजिए, ऑटोग्राफ प्लीज ऑटोग्राफ। लेकिन बगल में बैठा इंसान टाटा, वो चुपचाप ऐसे ही बैठा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। जब मान लीजिए मुझे आप लोग फुला दीजिए, सर आप स्टार टीचर हैं, और मैं कहीं गया और मुझे लोग पहचानने से इनकार कर दे, तो बहुत टेंशन होता है। बताइए, कोई हमको कुछ पूछ नहीं रहा। आज बताइए, पटना में कह रहा था, राघवेंद्र जी बोल रहे थे, सर आपको पटना में कौन नहीं जानता, अब यहाँ पर आया तो कोई पहचान नहीं रहा है मुझे। समझ आ रहा बात? तो बेचैनी हो रही थी दिलीप कुमार को कि भैया, है ना, कुछ बोल नहीं रहा है, तो अपने से बोल दिया अंतिम में कि मैं दिलीप कुमार हूँ, आप सर? तो दिलीप कुमार, अच्छा दिलीप कुमार आपका नाम है, अच्छा अच्छा। वो शांत हो गए। आप? तो मैं टाटा। अच्छा, आपका परिचय सर, क्या करते हैं? बोले जिस प्लेन में बैठे ये मेरा ही प्लेन है ना। अब पैर के नीचे से जमीन खिसक गया कि भैया बड़े लोग, तो मैं सर फिल्म बनाता हूँ, मैं फिल्म में काम करता हूँ,
तो फिल्म देखता हूँ 4-5 महीने पर कभी कभार देख लेता हूँ, लेकिन मूवी देखने का मुझे कोई शौक नहीं है ना। तो ये होता है, आराम से बड़े व्यक्ति जो रियल में बड़े हैं उस तरह से दिखावा नहीं करते हैं। हालांकि दिलीप कुमार हमारे स्टार अभिनेता हैं, देश के सम्मान है, उनका अपमान नहीं कर सकते। आगे आते हैं। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है जी, ऐसा भी तो हो सकता है हवा दोनों तरफ मूछ बनाकर, दोनों तरफ निकाल के एक तरफ ज्यादा बहने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगा बच्चों। नहीं बनाए थे, बनाइए। हाँ, स्टोरी सुनने में मजा आता है, नहीं पढ़ने में मजा नहीं आता। थैंक यू। अब कभी भूलेंगे पवन जी, मरुस्थल में जाकर क्या ढूंढेंगे? बरखान, है ना। अब वहां पर बबूल और कैक्टस मत ढूंढ लीजिएगा। अब बस हो गया, कर देते हैं, लास्ट है, हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, मिटाऊं, कि बरखान एक तरफ ज्यादा निकल जाए, ऐसा हो जाए। ऐसे हो जाए, इसको क्या बोलेंगे बताओ? कैसा, बंदूक जैसा लग रहा है, ये हॉकी स्टिक जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है जी? हॉकी स्टिक। तो भैया इसको, हॉकी स्टिक को हॉकी की भाषा में क्या बोलते हैं? ये तो मारपीट की भाषा में बोलते हैं हॉकी स्टिक। निकालो हॉकी स्टिक, दिखाते हैं। तो लेकिन भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं जी? आप लोग सभी जगह गोल है। हॉकी स्टिक, हम हॉकी खेलते थोड़ी बताएंगे, सीफ बोलते हैं, सीफ। हॉकी स्टिक को वहां हॉकी की भाषा में क्या बोलते हैं? सीफ। इस तरह की आकृति को क्या बोला जाता है? सीफ। इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं? सीफ। जब एक तरफा निकल जाए ज्यादा तो उसको क्या बोला जाता है? सीफ। बना लीजिए। हाँ, सिफ तो सिफ, बरखान तो बरखान। चलिए, बन गया था ना। लास्ट पॉइंट है, ये क्या हो गया? सिफ। अब क्या हो गया? ये डिपोजिशनल आकृति तो हो गया, लेकिन मरुस्थल में हवा के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कंप्लीट हुआ। लेकिन मरुस्थल में कहीं कहीं पानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां भी होती हैं। मरुस्थल में कहीं कहीं पानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां भी होती हैं। मान लीजिए कि मरुस्थल में इस तरह का कोई बेसिन है, कोई गड्ढा है, मान लीजिए कतारा गर्त है ये। मरुस्थल में मान लेते इस तरह का कोई गर्त है, इस तरह का कोई गड्ढा है, जहां कई सारी नदियां आकर गिर रही हूं, जहां कई सारी नदियां आकर इस गड्ढा में आ रही हूं। मरुस्थलीय क्षेत्र के छोटे छोटे गड्ढे में आकर नदियां गायब हो जाती हैं। आपने सुना होगा लूनी नदी, नाम सुना है आपने लूनी का? लूनी नदी कक्ष के रण में क्या हो जाती है? गायब। तो जहां वो गायब होती है वहां इसी तरह का कोई गड्ढा हुआ होगा, इसी तरह का कोई गड्ढा हुआ होगा। उस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं बालसन। क्या बोलते हैं? बालसन। बालसन। उस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम लोग? बालसन। पूछा जाए कहां गायब हो जाती है? नदियां रेगिस्तान में कहां गायब हो जाती हैं? बालसन में। कहां गायब हो जाती हैं? बालसन। उसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में कहां है? कक्ष के रण। उसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में कहां है? कक्ष के रण। अब देखिए, नदियां इसमें आकर गिरेंगी तो जाहिर सी बात है इस कॉर्नर पे उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो इस कॉर्नर को ज्यादा काटेगी, इस कॉर्नर को ज्यादा काटेगी। एक समय आएगा जब, अभी मरुस्थल में अभी तक क्या पढ़ा रहे थे? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, विंड टोपोग्राफी। अब मरुस्थल में नदियां भी, पानी भी कुछ आकृतियों का निर्माण करती है। इस गड्ढे को क्या बोलेंगे? बालसन। इस गड्ढे को क्या बोलेंगे? बालसन। नदियां जब गिरेंगी तो इसको काटेंगी, इसको क्या करेंगी भाई? काटेंगी। अब इसको काटेंगी तो ऊपर का मुलायम चट्टान जल्दी कट जाएगा, अंतिम में क्या बच जाएगा जी? अरे ऊपर के चट्टान कट जाएगा तो अंतिम में क्या बच जाएगा? कठोर चट्टान। क्या बच जाएगा? कठोर चट्टान। उस कठोर चट्टान को हम लोग बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पेडिमेंट। ये दोनों जगह पे क्या बन जाएगा? पेडिमेंट। पेडिमेंट। समझ आ रहा है? मरुस्थल में दो आकृति समझ में आया? पूरे गड्ढे को बालसन और गड्ढे के कोने को जो मुलायम चट्टान कट जाता है और कठोर चट्टान बच जाता है उसको बोलते हैं
मुलायम चट्टान के कटने के बाद जो कठोर चट्टान बचता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। ये सब कहाँ बनता है? डेजर्ट में। अब सुनिए, अब ये कटेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर आके जमा होगा, नीचे कटेगा तो नीचे आकर क्या होगा? जमा होगा। बालसन के इस कोने में आकर क्या होगा? जमा होगा। जैसे नदी पहाड़ से बाहर आती है तो बड़े बड़े चट्टानों को जमा कर देती है ना जी, उसको हम लोग बोलते थे भाबर। क्या बोलते थे? भाबर। और छोटे छोटे चट्टानों को क्या बोलते थे? तराई। याद है ना? वैसे ही नदियां, सॉरी, उसी तरह से हवाएं इसको काट काट, सॉरी, मरुस्थलीय क्षेत्र में नदियां ऊपर से काट कर यहाँ कोने पर क्या जमा करती है? भाबर नहीं, चट्टानों को, मिट्टी को। इस मिट्टी के जमाव को बोलते हैं, इस नहीं, बजाडा। इस मिट्टी के जमाव क्या बोलते हैं? बजाडा। बजाडा क्या बोलते हैं भैया? बजाडा। बजाडा। ठीक है, समझ गए? अब सुनिए, पूरे गड्ढा को बालसन, कॉर्नर को कठोर चट्टान को पेडिमेंट, और जो कट के नीचे जमा हो कोना पर उसको बजाडा। नदी में जो भाबर है वही यहाँ क्या है? बजाडा है। अब पानी जो आएगा वो यहाँ जमा हो जाएगा। पानी कहाँ जमा होगा? ध्यान देना थोड़ा, पानी कहाँ जमा होगा? नीचे। तो पानी मरुस्थल का पानी है तो उसमें नमक और चूना मिला होगा। मरुस्थल में ज्यादातर क्या मिलता है? चूना और नमक। तो नमक और चूना यहाँ मिला होगा, समझ में आ रहा है बात? तो क्या होगा? पानी यहाँ टिकेगा ज्यादा देर नहीं, धूप पड़ेगा उड़ जाएगा, जिससे हम एक पतला सा लेयर जमा हो जाएगा नमक का और चूना का। उस पतला सा जो लेयर जमा हुआ है नमक और चूने का, उसको बोलते हैं पलाया। क्या बोलते हैं? पलाया। नमक और चूने का जो पतला लेयर जमा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? पलाया। नदी के द्वारा जो तली में जमा होगा पानी, तो पानी उड़ेगा तो अंतिम में उसका नमक का पानी, चूना थोड़ा ना उड़ेगा, वहीं जमा हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? पलाया। अब पलाया जब और मोटा हो जाए, अब जमा होते होते बहुत दिनों बाद ये पलाया का लेयर क्या हो जाएगा? पलाया जब थीन से क्या हो जाए? थिक। थीन से थिक हो जाए, यानी पतला से मोटा हो जाए, तो इस मोटा पलाया को ही बोलते हैं सेलिनास। क्या बोलते हैं? सेलिनास। मोटा। जब लिख लीजिएगा, थीन लेयर ऑफ लाइम इज कॉल्ड पलाया एंड थिक लेयर ऑफ लाइम इज कॉल्ड सेलिनास। कुछ ज्ञान बढ़ा? बाकी कोशिश किया हूं कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको नदी निर्मित स्थलाकृति पढ़ा दूं। अब बाकी अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो बोल सकते हैं। बालसन। अरे भैया, पलाया जब मोटा हो जाए तो उसको सैलिनास कहते हैं। सैलिनास। ठीक है? पूरे गड्ढे को क्या बोलते हैं? बालसन। और गड्ढा के ऊपरी कोना कट गया पानी से, क्या बोलेंगे? पेडिमेंट। अब कट के जो आया कोना में जमा हुआ उसे बजाडा। और जो पानी के साथ चूना जमा हो गया पतला लेयर तो पलाया, मोटा लेयर तो सेलिनास। तब हम लोग को कंप्लीट हो गया मरुस्थलीय स्थलाकृतियां। क्या कंप्लीट हो गया? डेजर्ट टोपोग्राफी आज हम लोग समाप्त किए हैं, विंड टोपोग्राफी आज हम लोग समाप्त किए हैं। कैसा लगा क्लास? चलिए, ऑल द बेस्ट।